उम्मीद करता हूँ कि पीछे की क्लासेस आप लोग सारी पढ़ लिए होंगे। आज की क्लास और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। थैंक यू सर 2 दिनों के ब्रेक के लिए। चलो कम से कम ब्रेक के लिए तो थैंक यू मिला मुझे, नहीं तो ब्रेक के लिए तो मुझे लगा था कि आप लोग नाराज़ ही होंगे कि क्लास की छुट्टी रख रहे हैं। इनको तमीज़ नहीं है कि क्लास कैसे पढ़ाई जाती है, क्लास की छुट्टी रख देते हैं। क्लास 2 दिन की छुट्टी हो गई, भगवान कितना नुकसान हो गया हमारा। बट ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं बोले। हाँ, आपको इसलिए फ़ायदा मिला क्योंकि आपको लेक्चर कंप्लीट करने थे। तो सबको गुड मॉर्निंग। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का एजेंडा लेक्चर पहले आप तो क्लियर कर लीजिए कि आज का लेक्चर है क्या। सबसे पहले आज के लेक्चर के बारे में बात कि एमपीपीएससी मेंस का बैच है। ये पेपर 3 चल रहा है जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें यूनिट 1 पढ़ रहे हैं हम, भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान का हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 007। एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि अब एप्लीकेशन पे आप लोगों का ये जो कोडिंग सेव होती है उसका नाम रहेगा जो अभी आ रहा होगा। आज अगर नाम आ रहा हो तो, और नहीं तो जब ये रिकॉर्ड होकर सेव होगा तो इसका नाम रहेगा पेपर 3 यूनिट 1 लेक्चर 7। और लेक्चर 7 जैसे ही कंप्लीट होगा, अगर ये टॉपिक्स लेक्चर 7 में कंप्लीट हो गया तब तो 7 रहेगा, और नहीं तो अगला लेक्चर होगा क्या 7A। ध्यान रखिएगा, जब तक कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वही लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा। अगर इस लेक्चर के और पार्ट बनेंगे तो लेक्चर क्या रहेगा 7A, फिर आगे बन जाएगा 7B, अगर B में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो C। इस तरीके से आपको लेक्चर की कोडिंग रहेगी एप्लीकेशन पर, तो आप उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे। 7 केवल 7 रहेगा आज वाला, और आने वाले समय में अगर और इस लेक्चर को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, इसी टॉपिक को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, तो वो लेक्चर नंबर 7A बन के आएगा। जैसे कि 6 वाले में हुआ था, 6 लेक्चर 6 हुआ, लेक्चर 6A हुआ, लेक्चर 6B हुआ, वैसे ही आगे कोडिंग चलता रहेगा। अगली बात कि आज हम पढ़ेंगे क्या, तो आज का टॉपिक हमारा है, क्योंकि हमने भौतिक राशियों के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ लिया है। सामान्य अध्ययन के हिसाब से अगर कभी क्वेश्चन पूछना चाहेगा एमपीपीएससी तो आपको कहीं भी कोई सरप्राइज नहीं लगेगा, इतनी बातें हमने उसमें गुणता से पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे मापन। मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्यों है, मापन की आवश्यकता अगर है ही तो मापन करें कैसे, अगर मापन की आवश्यकता है तो मापन करें कैसे, ये भी हमारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, और हमारा सिलेबस में भी ये बातें हैं। तो मापन करें कैसे, मापन करने के लिए हमको चाहिए मात्रक, तो पढ़ेंगे मात्रक क्या है। तो फिर पढ़ेंगे हम कि जब मात्रक चाहिए तो मात्रक क्या है, ये बात पढ़ेंगे। फिर मात्रक क्या है हो जाएगा, तो मात्रकों के गुण क्या हैं, मात्रकों की पद्धति क्या है, इस टाइप की बातें हम आगे इसमें आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कुल मिला के मापन और मात्रक से जुड़ी बातें आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि क्लास जैसे ही ओवर होती है उसके 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर में आपको एप्लीकेशन और आपके डेडिकेटेड जो ग्रुप हैं उन पर बोर्ड का फोटो चला जाता है, और वो नियमित रूप से वैसे ही जाता रहेगा। और एक बात क्या दिमाग में रखनी है आज के क्लास में कि जो मेंस के क्वेश्चन मैंने दे दिया है उसको आप लिख रहे हैं आंसर के तौर पर। कुछ लोगों ने उसका आंसर लिख के भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर, जो डेडिकेटेड आपका व्हाट्सएप बना है, तो उसमें से जो लोग भी भेजे हैं उनके आंसर को मैं यहीं बोर्ड पर ओपन करूंगा अपना व्हाट्सएप इसमें लिंक करके नेट के माध्यम से लास्ट में, क्लास के लास्ट में, और फिर मैं बताऊंगा कि क्या गलतियां रह रही हैं। आप उनकी कॉपी देख पाओगे, जिनका भी कॉपी हमारे पास होगा। इससे आप में एक डर भी रहेगा कि हम अच्छे से लिखें, क्योंकि आपकी कॉपी को सभी लोग देख पाएंगे। और डर किस बात का,
आपको गलतियां सही करनी है तो लाइव जो चेकिंग होती है आंसर, वो एकदम एक एक्सट्रीम लेवल पे आप लाइव चेकिंग देखेंगे और आपकी गलतियां भी बताई जाएंगी कैसे आप इस चीज़ को सही कर सकते हो। तो ये अब रोज चलेगा। दूसरी चीज़, जो मैं आपको कुछ पेजेस देता हूँ और उन पेजेस को पढ़ के आपको मैं 5 क्वेश्चन बनाता हूँ कि आप उनको कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं। उसके लिए पेजेस तो मैंने दिया नहीं था, पुराने लेक्चर का ही होमवर्क दिया था, तो उससे 5 क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा। लेकिन पहले आज की क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन बनाऊंगा और वो आंसर भी चेक करूंगा। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सिलेबस एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस रोज रोज मैं इसलिए दिखाता हूँ, ये पुराना सिलेबस है क्योंकि आपको रोज रोज सिलेबस देखोगे, जो टॉपिक पढ़ोगे तो पुराना नया दोनों याद हो जाएगा। और फिर पुराना सिलेबस, उस दिन जो गाना चल रहा था कि पुराना सिलेबस कभी भी पछताते हुए वो गाना नहीं गाएगा कि तुझे याद ना मेरी आई, और याद आपको आनी ही चाहिए पुराने सिलेबस की, तभी आप वर्तमान को भी समझ पाएंगे अच्छे से। तो पुराना सिलेबस में भौतिक विज्ञान 1.3 में हुआ करता था, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, गति, बल एवं गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, ये बातें लिखी होती थीं। अभी नया जो सिलेबस आया है उसमें थोड़ा इसको विस्तार दे दिया गया है और इकाई 1 में लाया गया है। नाम कहीं भौतिक विज्ञान नहीं लिखा है, और खैर पहले भी भौतिक विज्ञान नाम नहीं लिखा रहता था। तो अभी इसमें इकाइयाँ और माप नया टॉपिक जोड़ा है, और हम पहले इकाइयाँ और माप भी पढ़ रहे हैं। हालांकि इकाइयाँ और माप पहले भी इनडायरेक्ट रूप से सिलेबस में था, उसके बिना आप कोई इन भौतिक राशियों को पढ़ ही नहीं सकते, वो अप्रत्यक्ष रूप से हिडन रूप में ऑलरेडी था। कुछ सबसे अच्छी बात, गलतियां इंप्रूव होगी वो भी लाइव। हाँ नहीं, जाहिर सी बात है कि इसीलिए तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप क्वेश्चन को अपनी कॉपी देखेंगे कि कैसे लिखना है, किस तरीके से हम शब्दों का समावेश कर सकें, अनावश्यक शब्दों को कैसे हटा सकें, वो कंटिन्यूअस आपको लाइव चेकिंग से मिलता रहेगा। चलिए, तो आज की क्लास अब शुरू करते हैं। और जैसा कि ऑफलाइन क्लास में आप पढ़ते हैं, ठीक ऑफलाइन क्लास को ही महसूस करेंगे। अपने पेन और कॉपी को रखिए और मोबाइल को सामने रखिए और ध्यान से सुनिए। पहले दिमाग को एकदम एकाग्र कर लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब तक की क्लासेस सारी रिकॉर्डेड हैं, 2 दिन की छुट्टी भी क्लास में थी, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लिए होंगे। हमने भौतिक राशियां वगैरह सब पढ़ लिया है। तो आज हम बात करेंगे मापन का, और मापन का हम बात करेंगे तो बड़ा आसानी से वो बात समझ में आएगी। देखो, अगर मापन हम नहीं पढ़ते, भौतिक राशियां अगर हम नहीं पढ़ते, तो फिर एक अनावश्यक सा प्रश्न मन में हमेशा बना रहता कि मापेंगे किस चीज़ को हम, आखिर में हमको मापना किस चीज़ को है। और अब अगर भौतिक राशि पढ़ लिए हैं, हम पूरी सारी उसके प्रकार पढ़ लिए हैं, तो हमको एग्जैक्ट पता है कि हमको मापना किसे है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन, और मापन क्या है। ध्यान से सुनोगे, लिखवाऊंगा मैं बोल के। एकदम आपको ऑफलाइन क्लास खुद ही बनानी है कि कितना ऑफलाइन क्लास इसको हम बना रहे हैं। सबसे पहले बात आती है कि मापन क्या है, और लगे हाथों में इंग्लिश में भी ये बात लिख दिया करूँगा, जिससे कि थोड़ा आप और कंफर्टेबल फील करेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट बोलेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि मेजरमेंट, मापन है क्या। ध्यान से समझो कि मापन क्या है। सबसे पहले समझो कि मापन एक प्रक्रिया है। एक बार फिर से सुन लो कि मापन क्या है। इसको पहले एकदम सरल शब्दों में हम समझते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे इसको हम बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मापन क्या है, सबसे पहले समझो कि मापन एक प्रक्रिया है। मापन क्या है, एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है, तो मापन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भौतिक राशियों के परिमाण को, परिमाण क्या होता है इसलिए पहले बता चुका हूं, भौतिक राशियों के परिमाण को, भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक
ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इतनी बात लिखने से समझ में आ जाए तो मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको अभी पूरी बात समझाऊंगा कि होता क्या है। मापन क्या है? तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है। अब शुद्धतापूर्वक का मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? तो समझो, मापन के लिए अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक ये पानी का बोतल मेरे सामने रखा है और ये मार्कर रखा है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको देख के बताओ कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसके लिए हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें से किसी भी एक का प्रयोग करके हम जो भी ज्ञानेंद्रियां हमारी पांच हैं, क्या क्या, तो आप पढ़े होंगे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां, इन ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक यहाँ काम करेगी, कौन सी? त्वचा से भी हम ऐसे स्पर्श करके देख सकते हैं, आँख नहीं है तो। हाथी वाला कहानी पढ़े ही होगे कि हाथी कोई पैर पकड़ लिया तो बोला कि हाथी तो बेलन जैसी है, कोई कान पकड़ लिया बोला हाथी सूप जैसी है, लेकिन हमारे पास आँख है तो आँख के माध्यम से इसको देख के हम बता देंगे कि यार ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। इसका लंबाई छोटा है और इसकी लंबाई क्या है, बड़ा है। तो अगर लंबाई छोटा और बड़ा बता रहे हैं ये तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये बताया तो, लेकिन कैसा मापन हुआ? ये गुणात्मक मापन हुआ। पहले भी आपको ये बात मैं समझा चुका हूँ। इसको बोलते हैं गुणात्मक दशा, इन्होंने बता दिया, गुणात्मक मापन बता दिया कि गुण किसमें कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, ये नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां सिर्फ इतना बता रही हैं कि कौन बड़ा है और कौन सा राशि क्या है, छोटा है, कौन सी राशि छोटी है। ये इन्होंने बता दिया कि कौन बड़ा और कौन छोटा। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये बताओ कि ये मार्कर कितना छोटा है और ये पानी का बोतल कितना बड़ा है, आप एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बताओ, मतलब इसका गुण मत बताओ, क्वालिटेटिव रूप से मत बताओ, बल्कि इसको मात्रात्मक रूप में बताओ, मात्रा में बताओ कि ये कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। मात्रा चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। और उस एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वो गुणात्मक मापन नहीं है, बल्कि वो क्या है, मात्रात्मक मापन है। उसको हम बोलते हैं कि वो मात्रात्मक मापन है। और मात्रात्मक मापन के माध्यम से ही हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी, शुद्धतापूर्वक वैल्यू पता चलेगी। और इस शुद्धतापूर्वक वैल्यू के लिए हमें अपने ज्ञानेंद्रियों पर ही केवल निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज्ञानेंद्रियां ये नहीं बताएंगी, बल्कि विज्ञान का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के उपकरणों को बनाना पड़ेगा, जिसके कारण हम मात्रात्मक रूप से गणना कर सकें, मात्रात्मक रूप से परिमाण को निकाल सकें। और उसके लिए हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी? तो मापन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मापन, अच्छा, हमारी ज्ञानेंद्रियां जो हैं, आपको मैंने जो PDF भेजा है उसको पढ़े होंगे, हमारी ज्ञानेंद्रियां सही तो बोलती ही हैं, बट हमारी ज्ञानेंद्रियां कई बार गलती भी बता सकती हैं। कैसे गलती बता सकती हैं? तो आप NCERT में या NIOS का जो बुक मैं आपको भेजा हूँ उसमें देखिए, उसने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और उस एग्जाम्पल के बारे में मैं चर्चा न करूँ तो यहाँ बात ठीक नहीं रहेगी, सही बात नहीं होगी, इसलिए मैं उसकी चर्चा करता हूँ। क्या चर्चा किया है उसमें वो कि अपने एक हाथ को ठंडे पानी में रखो और एक हाथ को गुनगुने, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी में रखो, थोड़ा ठीक ठाक गर्म रहे उसमें रखो थोड़ी देर, और उसके बाद एक हल्का सा गुनगुना, पहले वाले गुनगुने पानी से भी थोड़ा सा हल्का कम गुनगुना पानी में लेकर आ जाओ, या नॉर्मल पानी में लेकर आ जाओ, एकदम नॉर्मल पानी में लेकर आओ। पहले गुनगुने पानी में रखे थे, एक को एकदम ठंडे में रखे थे, लेकिन अब जैसे ही दोनों को इधर लेकर आएंगे हम, एक हल्का नॉर्मल पानी में अगर लेकर आएंगे तो क्या होगा, ठंडे वाले को नॉर्मल पानी थोड़ा गर्म लगेगा
और गुनगुने वाले को गर्म पानी, जो पहले गर्म पानी में था हाथ, वो गुनगुने पानी में थोड़ा उसको ठंडा लगेगा, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां उल्टा बता दी, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये ठंडा है कि गर्म है। इसलिए हमारी ज्ञानेंद्रियां सिर्फ गुणात्मक मापन के लिए हमको कुछ संकेत दशा दे सकती हैं, जबकि हमको करना रहेगा कहाँ, मात्रात्मक मापन, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी रहेगी। और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। और इसलिए मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है। अब मापन की परिभाषा लिखो, हेडिंग डालो मापन और लिखो क्या है, क्वेश्चन मार्क। हेडिंग डालो मापन और लिखो क्या है, क्वेश्चन मार्क, और लाइन चेंज करके लिखो मापन क्या है, क्वेश्चन मार्क, और नीचे लाइन चेंज करके लिखो, लिखिए वह प्रक्रिया, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वह वैज्ञानिक प्रक्रिया, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से भौतिक राशियों के परिमाण को, भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है, शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है। और है लिखने के बाद तुरंत फुल स्टॉप मत लगा देना, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है कॉमा लगाना। किया जाता है, मापन कहलाती है वह वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी भौतिक राशि के परिमाण को ज्ञात किया जाता है, कॉमा मापन कहलाती है, मापन कहलाती है। अब थोड़ा एक और बात समझो, इतनी बात समझ गए हो, पहले मापन क्या है ये हम समझ गए। आगे मैं आपको और इसका कुछ इनपुट दूंगा। अभी डायरेक्ट अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी, समझ नहीं आएगा। और जब क्रम ऑर्डर में बातें समझ में नहीं आती हैं तो फिर वो क्लास बोरिंग हो जाती है। मैं यहाँ की दो बातें थोड़ी देर बाद बताऊंगा और तब आपको क्लियर कट वो बात समझ में आएगी। तो अभी आपको मापन क्या है ये समझ में आ गया, और मापन क्या है समझ में आ गया तो एक बार आप हैंड रेज जरूर कर दीजिए। और हैंड रेज के लिए मैं एक बार इसका वॉल्यूम ऑन कर दूं, क्योंकि जब दूसरी क्लासेस कई बार यूट्यूब वाली होती हैं तो उसमें मुझे ये हटाना पड़ जाता है। हाँ, अब हैंड रेज करिए आप लोग, शायद तो मुझे क्लियर कट, हाँ अब समझ में आ रहा है। आते हैं टॉपिक पर। मापन समझ में आ गया, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और मैं हर पेज को सेव कर लेता हूं कि आपको दिक्कत ना जाए आगे। अब देखो बात यह आती है कि मापन की आवश्यकता क्यों, और मापन की आवश्यकता पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे मापन की एक दो और बातें जो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएं। तो मापन की आवश्यकता क्यों, क्या जरूरत पड़ी। एक जरूरत तो हमको अभी समझ में आ गई है कि मापन की आवश्यकता क्यों, ये बात अगर हम देख रहे हैं तो एक बात तो अभी इसकी परिभाषा से ही आपको समझ में आ रही होगी। एक बात तो इसकी परिभाषा से समझ में सबको आ रही होगी, क्या कि जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज्ञानेंद्रियां सिर्फ गुणात्मक मापन कर सकती हैं, या बोल सकते हैं गुणात्मक, किसी भौतिक राशि के गुणात्मक विशेषताओं के बारे में ही बता सकती हैं, और हमें मात्रात्मक की आवश्यकता होती है और इसलिए मापन की आवश्यकता होगी। एक बात तो यहाँ क्लियर कट समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ी और बातें हम करेंगे। क्या बातें करेंगे, देखिए सबसे पहले भौतिक राशियों की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता क्यों होगी, तो इसमें आपको बताइए कि हमारे दैनिक जीवन में मापन का बहुत सा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे मान लो हमें कुछ खरीदना है,
हमें कुछ खरीदना है तो जाके 1 किलोग्राम आलू अगर हमको खरीदना है और किलोग्राम रहे ही नहीं, माप ही नहीं पाए उसको हम, तो फिर हम आलू कैसे खरीदेंगे? हमको चावल खरीदना है, हमको गेहूं खरीदना है, हमको कपड़ा खरीदना है, उसके साथ साथ हमको बिल्डिंग बनाना है, हमको ज़मीन भी बेचना है। ये सारी चीज़ें कब कर पाएंगे? जब इन चीज़ों को क्रय विनिमय करने के लिए हमारे पास कुछ मापन रहे। अगर मापन नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम इन चीज़ों को आसानी से कर नहीं पाएंगे, तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे साथ होने लगेगी। तो मापन की आवश्यकता क्यों है? पहले कुछ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। मापन की आवश्यकता, अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले ध्यान से समझना है, मैं जब बोलूँगा तभी लिखना है। मापन की आवश्यकता में पहला बिंदु समझो। मापन की आवश्यकता में पहला बिंदु यह है, जो अभी समझाया वही बात एक बार पहले यहाँ लिख रहा हूँ, कि हमारे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ किसी भी भौतिक राशि के गुणात्मक विशेषताओं को ही बता पाती हैं। अतः भौतिक राशियों के मात्रात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता है। मात्रात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता है, और इस बात को मुझे समझाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ गए हैं। दूसरी बात थोड़ा समझते हैं। और क्या दूसरी बात आप दिमाग में रखिए कि अगर वस्तुओं के, यहाँ लिख सकते हो, वस्तुओं के विनिमय के लिए मापन की आवश्यकता है। अब ये आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझे बेसिक एग्जाम्पल से, और एकदम जनरल सा एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। क्या एग्जाम्पल? इमेजिन कर लो कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति, या मैं ही मान लीजिए, यहाँ से किसी क्लॉथ मार्केट में, कपड़ा बाज़ार में जाता हूँ, और कपड़ा बाज़ार में जाके मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ कि कपड़ा खरीद लूँ। अब वहाँ पर कपड़े के दुकान वाले जो बैठे हुए हैं, मापन तो कुछ है नहीं, तो अपने मन से विभिन्न प्रकार के मापन बनाए हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि हमारा जो हाथ का हिस्सा यहाँ से कुहनी से लेकर यहाँ तक का है, ये मापन रहेगा, और इसी के हिसाब से हम रेट तय करेंगे। तो सभी लोगों ने रेट क्या तय कर दिया है कि कपड़ा अगर आपको खरीदना है, सिलवाने वाला कपड़ा मैं बोल रहा हूँ, कि आप सिलवाने के लिए जो कपड़ा खरीदते हो, तो कपड़ा क्या है, कपड़ा प्रति हाथ कितने रुपए है? 40 रुपये है। ऐसा एक इमेजिन कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि कौन सा दुकानदार का हाथ बड़ा है, और जिसका हाथ बड़ा रहेगा उसके पास तो भीड़ लगी रहेगी कपड़ा खरीदने की, और जिस बेचारे का हाथ छोटा रहेगा वो चुपचाप बैठा रहेगा, और बैठ के देखता रहेगा चुपचाप, और गाना माना कान में रीड लगा के सुनता रहेगा, कोई दर्द वाला गाना, क्योंकि वो दर्द में रहेगा ही, तो दर्द वाला गाना सुनता रहेगा और देखता रहेगा कि उसी के यहाँ सब बिक रहा है। अब इमेजिन कर लो, पहले यहाँ क्या समस्या आएगी अभी बताऊंगा मैं, कि अब क्या होगा, वहाँ से कपड़ा मैं लेके आ गया, और कपड़ा लाने के बाद घर पे जब मैं टेलर के पास गया तो उसने देखा कि यार इतने कपड़े से तो आपका एक शर्ट पैंट बन जाएगा, बाकी इतना कपड़ा आपका बच रहा है, इसका दूसरा आपके पास बनवाना है आपको या नहीं बनवाना है? नहीं बनवाना है तो कपड़ा ले जाओ, बाद में बनवा लेना। मैं सोचा कि सिलाई काफ़ी महंगी है, और सिलाई महंगी है तो मैं इसका वो नहीं बनवाऊंगा, एक काम करता हूँ, घर पे लेके आया। फिर मुझे आइडिया आया कि यार घर पे रखे रखे कपड़ा ख़राब हो जाएगा,
पड़ोसी कोई हैं, उनसे बात कर लिया कि आपको कपड़ा चाहिए क्या। उन्होंने बोला हाँ कपड़ा चाहिए। बोला कपड़ा चाहिए तो एक काम करो, ये लो मुझसे 3 हाथ मेरे कपड़ा बचे हुए हैं, मैं अपने हाथ से माप के 3 हाथ उनको कपड़ा दे दिया और बाद में आप मुझे 3 हाथ दे देना। 3 हाथ मतलब थप्पड़ नहीं, कि 3 हाथ दे देना। अब मैंने जब उनको 3 हाथ दिया तो उनका भी शर्ट पैंट बन गया और एक उनका बढ़िया निक्कर भी बन गया, एक उनका निक्कर भी उससे बन गया। और फिर वो क्या करते हैं, वो भी मुझे कपड़ा देते हैं, लेकिन वो अपने हाथ से माप के देते हैं, क्योंकि मापन तो प्रचलित है ही नहीं, मापन का हमने कोई मानक बनाया ही नहीं है, स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है। तो वो अपने हाथ से माप के दिए, मैं ले गया, अगर मैं ले जाके दर्जी को दे दिया कि भैया ये लो मेरा शर्ट पैंट सब बना देना, नाप तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और उसने पहले से कुछ हाथ मात करके नाप के रखा हुआ है। उसने देखा तो बनाया केवल निक्कर मेरा, मैं 3 दिन बाद जाके उससे बोला लाओ कपड़ा मेरा दो, तो बोला भैया आप जो कपड़ा लाए थे उससे केवल आपका निक्कर बना है, शर्ट पैंट तो बन ही नहीं पाया। तो ये एक समस्या हो गई। और दूसरी बात क्या है कि मापन अगर हम फिक्स नहीं किए हैं तो आप लोग सब्जी खरीदते हैं, आलू छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अब अगर मान लो जो आलू बेचने वाला है, मापन तो कुछ तय है नहीं, तो बोलेगा कि 10 रुपये में 5 आलू, 10 रुपये में 10 आलू, ऐसे अगर बेचता है तो मानव क्या करेगा, जाएगा जो बड़े बड़े आलू हैं वो 10 रुपये में खींच लेगा और बाद में बेचारे के पास छोटे छोटे आलू बच जाएंगे, उसका क्या करेगा, वो उसको कैसे बेचेगा, फिर उसको और सस्ता बेचना पड़ेगा। तो मापन के लिए हमको कुछ व्यवस्थाएं ऐसी करनी पड़ेंगी जिससे कि हम सही तरीके से विनिमय कर सकें। पैसा उसको 10 रुपये दिए तो 1 किलो आलू लिए, और 1 किलो आलू लिए तो उसमें छोटा बड़ा हो सकता है, सब मिला के 1 किलो हो जाए। अब देखो और समस्याएं क्या होंगी इससे। एक समस्या अब ये बनेगी कि राजवाड़ा में चाहे कहीं जो हम क्लॉथ मार्केट में गए हैं, वहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति चुपचाप बैठ के देख रहा था कि उनका तो बिक रहा है और दिन भर दर्द वाले गाना सुन रहे हैं कान में लीड लगाकर, क्योंकि उसका तो बिक नहीं रहा है। तो एक दिन क्या होगा, गुस्से में आएगा, एक बंदूक लेगा और उनको मार देगा। और ऐसे और बहुत से लोग करेंगे कि ये ना मेरे सामने रहेंगे ना इनका बिकेगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे। तो इससे क्या होगा, आंतरिक अशांति भी फैल जाएगी। और इसलिए आप लोग सुने होंगे इतिहास में कि जितने भी राजा हुआ करते थे, मनुस्मृति में भी ये बात लिखी है, और हर एक काल में राजा हर 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर पे अपने सारे व्यापारियों के बाट का चेक करते थे। जो जोख के पैमाने होते थे उनको सही तरीके से चेक करते थे कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, पैमानों में कोई हेरा फेरी तो नहीं कर लिया है, क्योंकि जैसे ही पैमानों में हेरा फेरी होगा जाहिर सी बात है वो आंतरिक अशांति का कारण बन जाएगा, तमाम प्रकार के क्राइम्स भी होने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आएगा कि वस्तुओं के विनिमय के लिए मापन की आवश्यकता है। अगर वस्तुओं का हमको विनिमय करना है तो उसके लिए मापन की आवश्यकता है और एग्जैक्ट मापना है। देखे जाके देखना, आप लोग कोई फ्रूट्स खरीदो तो एक दाना अगर अंगूर खरीद रहे हो, एक दाना भी ज़्यादा होता है तो आजकल ऐसे निकाल लेते हैं, बोलते हैं कि एक दाना ज़्यादा है, एकदम करेक्ट। चलो अंगूर तो दूर की बात है, सोना तोलना है तो सोने में अगर ज़रा सा भी ज़्यादा दे देगा तब तो बहुत महंगा, बहुत उसको महंगा पड़ जाएगा ना। तो एकदम एग्जैक्ट मात्रात्मक रूप से हमको मापना है। और इसमें हमको समाज में एक दूसरे से वस्तुओं का विनिमय भी करना है। भले विनिमय का माध्यम दोनों बार्टर सिस्टम न रहे, इकोनॉमिक्स का ध्यान रखो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, वस्तु के बदले में वस्तु, उसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है। मैं बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग रोज विनिमय कर रहे हैं। आप भी विनिमय किए हैं, आप पैसा दिए हैं और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। आप लोग बढ़िया लुंगी बनियान में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी तो विनिमय है। आप मुझे पैसा दिए, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ। आप मूवी देखने जा रहे हो, पैसा दिए, वो टिकट दे देते हैं, सिनेमा हॉल में चले जाते हो। आप आलू खरीदने जाते हो, वहाँ भी विनिमय हो रहा है, बट विनिमय वो बार्टर सिस्टम वस्तुओं का नहीं हो रहा है क्योंकि मुद्रा पर चल रहा है। तो वहाँ पे एग्जैक्ट मापन की आवश्यकता तो है। इतनी बात समझ में सबको आई? हैंड रेज करो। मैं एकदम ऑफलाइन की तरह ही एकदम आसान करके समझाया करूँगा और उसी तरीके से आपको समझना है। मैं बोलूँगा तभी लिखना है। तो वस्तुओं के विनिमय के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी और मैं फास्टली पेज बदल देता हूँ क्योंकि मेरे पास पेज की कमी नहीं है। और थोड़ी बात समझते हैं कि वस्तुओं के विनिमय के लिए आवश्यकता है और आगे हम समझते हैं। इसी से हमको एक बात और समझ में आ गया कि मापन
की आवश्यकता में एक बात और हमको समझ में आ गई। अभी इतनी जो कहानी आप मुझसे सुने कि मापन की आवश्यकता में एक कहानी ये समझ में आ गई कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए जरूरी है ये। क्यों अभी समझाया कि अगर वो हाथ मापन रहेगा तब तो कई लोगों को वो छोटा जिसका हाथ है उसका बिकेगा नहीं बेचारा, तो वो क्या करेगा, वो आतंकवादी ही बनेगा, छोटा डॉन बनेगा, बढ़िया सिर में रस्सी मस्सी बांध के बंदूक लेके घूमेगा, और जिसको देखेगा बड़ा हाथ वाला बोलेगा मुझे बड़े हाथ वालों से नफरत है, गोली मारा करेगा। तो आंतरिक अशांति तो पैदा हो ही जाएगी। तो क्यों ना हम कोई ऐसा मात्रक बना लें कि वो मात्रक सबके पास रहे, चाहे छोटा व्यक्ति रहे चाहे बड़ा व्यक्ति रहे, चाहे उसका हाथ बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, चाहे धनाढ्य व्यक्ति रहे चाहे गरीब व्यक्ति रहे, सबके लिए मात्रक सेम ही रहे। तो फिर इस टाइप की समस्याएं नहीं आएंगी। सामाजिक समरसता को बनाए रखना है तब भी हमको एकदम एग्जैक्ट और ठीक तरीके का मात्रात्मक मापन की आवश्यकता पड़ेगी। इतनी बात आपको क्लियर होगी। ये दो कहानियां एक साथ आपको मिल गईं। अब थोड़ी सी और हम बात करते हैं कि और क्या ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो आप भवनों का निर्माण करते हैं, भवनों का निर्माण करते हैं, इंजीनियर साहब आते हैं। पहली बात तो कि प्लॉट ही खरीदने जाओगे तो आपको स्क्वायर फुट में, स्क्वायर इंच में, स्क्वायर गज में प्लॉट मिलेंगे। उस प्लॉट में आपको किस तरीके से घर बनाना है, उस घर को बनाने के लिए तमाम प्रकार के आपको कि हम बेडरूम इतने बाई इतने का बनाएंगे, इतने बाई इतने का ये बनाएंगे। तो भवनों के निर्माण में भी एग्जैक्ट मापन की आवश्यकता है। अगर थोड़ा भी मापन इधर उधर हो जाएगा तो आपकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, आपका छत में दिक्कत हो सकता है, तो भवन निर्माण ठीक से हो ही नहीं पाएगा। आजकल जो हम बड़ी बड़ी मंजिला इमारतें बना रहे हैं उसमें इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और इंजीनियरिंग में वहाँ मापन की ज़रूरत है। मापन में ज़रा सा अगर डिफरेंस होगा तो उसके कारण आपकी दीवारों में क्रैक आएंगे, और वो दीवार बहुत लंबे समय तक, वो भवन बहुत लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएगा। वहाँ एग्जैक्ट मापन के माध्यम से ही हम बना सकते हैं। तो भवनों के निर्माण में इसकी आवश्यकता है मापन की। और देखिए कहाँ है, तो कोई जीवाश्म हमको मिल गया, मान लीजिए हमको कोई जीवाश्म मिल गया। जीवाश्म आप समझ ही रहे हैं कि जो पहले जीव जंतु यहाँ पाए जा रहे थे पृथ्वी पर, कुछ भौगोलिक घटनाओं के कारण वो दब के नीचे सुरक्षित पड़े हुए हैं कहीं, या सड़ गल गए हैं, उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं, उनका कंकाल पड़ा हुआ है। उन कंकाल को हमने निकाला और उस कंकाल का हम उम्र निकालना चाहते हैं, उस जीवाश्म की आयु निकालना चाहते हैं, उस जीवाश्म का उम्र निकालना चाहते हैं। तो उस उम्र को निकालने के लिए ऐसा नहीं कि देख के हम बोल दे रहे यार इसमें तो लग रहा है कि 1-1.5 साल पहले मरा होगा, थोड़ा सा मुंह बना के ऐसे बोल दें लग रहा है कि यार ये 1.5 साल पहले मरा होगा, तो ये थोड़ी नहीं सही है यार। सही क्या है कि इसके लिए हमारे पास एकदम एग्जैक्ट मापन रहे, हमको पता चल जाए। तो हमने विभिन्न प्रकार के डेटिंग की विधियाँ बना लिया है। डेटिंग मतलब वो बॉलीवुड वाली डेटिंग नहीं, यहाँ पे उम्र निकालने वाली डेटिंग। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए, जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए भी एग्जैक्ट मापन की आवश्यकता है, और इसी के माध्यम से हमारा इतिहास भी आगे बढ़ रहा है। नई नई चीज़ें मिलती हैं, केवल जीवाश्म ही नहीं, खनिज भी कुछ मिल गया, कुछ और भी चीज़ें मिल गई। तो उन सबको हम डेटिंग करके, कार्बन डेटिंग, तमाम प्रकार के डेटिंग की विधियां हैं, जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे। तकनीक में कार्बन डेटिंग का प्रयोग कर लिया जाता है। उसी में आप देखेंगे कई बार प्लेटिनम और भी तमाम प्रकार के धातुओं से डेटिंग की जाती है। तो इनके डेटिंग के माध्यम से जीवाश्मों का एग्जैक्ट या खनिजों का एग्जैक्ट काल, पूरा तत्व चीज़ें जो पीछे नीचे मिल जाती हैं हमको दबी हुई, उनका एग्जैक्ट डेट निकालने में कहीं ना कहीं हम सफल हो जाते हैं। यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। दूसरी बात, अगर आप लोग कपड़े पहन ही रहे हैं तो अब कपड़ों की बात कर दिया, तो कपड़ों की डिजाइनिंग में भी इसकी आवश्यकता है। और बाकी अब आपको एक क्लू मिल गया है कि कहाँ कहाँ मापन की आवश्यकता है
अब आपको आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड हो गया होगा कि अच्छा ये सब भी मापन की आवश्यकता ही तो है, तो पता नहीं कितनी बातें हम लिख सकते हैं, सारी बातें हमारे काम की हैं। अब थोड़ी सी और बात अपने को दिमाग में रखनी है। अभी एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लो सारी बातें कि एक तो क्या है, ज्ञानेंद्रियां हमारी किसी भौतिक राशि को गुणात्मक विशेषता बताएंगी, बट हमको अपने दैनिक जीवन में मात्रात्मक ज्ञान के लिए मापन की आवश्यकता होनी चाहिए। मात्रात्मक ज्ञान अगर हमको नहीं रहेगा भौतिक राशियों का तो तकलीफ होगी, इसलिए चाहिए वस्तुओं के विनिमय के लिए चाहिए। और क्या चाहिए, तो हमने देखा कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए एक आलू वाला जो है, जैसे मान लो आलू, बड़े बड़े आलू कोई लेके आया तो उसका बिक जाएगा, जिसका छोटा छोटा आलू खरीद के लाया होगा बेचारा उसको रेट कम करना पड़ेगा। या मापन की पद्धति ही नहीं है ना, और मापन की पद्धति नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, सामाजिक समरसता बिगड़ेगी। और इसलिए सारे राजा हर एक काल में सतर्क रहते थे कि बाट में जो मापन के यंत्र हैं उन यंत्रों में कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। आज भी अगर मापन के यंत्रों में गड़बड़ी होने लगेगी तो समस्याएं होने लगेंगी, और इसलिए इसका समाधान आगे देखेंगे हम निकाला गया है। भवनों के निर्माण में, जीवाश्मों के आयु निर्धारण में, कपड़ों की डिजाइनिंग में, और उसके बाद आप बहुत कुछ समझ सकते हैं अपने मन से भी। थोड़ा और इस बात को, एक दो बात और थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं इसके आगे, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं तो हम लोग कुछ छोड़ेंगे नहीं। चाहे कितने भी 200 शब्द में आ जाए तब भी हम इसको बहुत अच्छे से संभाल लें, उस लेवल पर ही पढ़ेंगे। और मापन की आवश्यकता जो हम ये पढ़ रहे हैं एकदम जीएस के अनुरूप है, कहीं भी विशिष्ट अध्ययन के अनुरूप नहीं है। ये ध्यान रखो कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ गणितीय समीकरण बनाते हैं, भौतिकी में कुछ गणितीय समीकरण बनाते हो, और ये सब आगे हम पढ़ेंगे। जैसे छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे गति के समीकरण, गणितीय समीकरण में गति के समीकरण क्या होता था, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ऐसे ही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आगे देखेंगे जब गुरुत्वीय त्वरण, इसमें जब बाकी आगे गति पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा। और देखो गणितीय समीकरण और क्या बनाते हैं हम, तो एक और बनाए हुए हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और भी बहुत से बनाए हैं, जैसे दूरी बराबर, चाल बराबर दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये भी हमने बनाया है। तो ये सब जो गणितीय रूप में हमने समीकरण बना लिए हैं, अगर इन समीकरणों का सत्यापन हमको करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये समीकरण सत्यापित हो जाए, सत्यापन इनका हो जाए, अब किसी वस्तु के लिए इसी को हम सत्यापन करना चाहें तो उसका एग्जैक्ट वेग पता होना चाहिए कि अंतिम वेग क्या है, उसका एग्जैक्ट प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट त्वरण पता होना चाहिए, उसका एग्जैक्ट समय पता होना चाहिए। और गुणात्मक रूप से नहीं पता होना चाहिए बल्कि मात्रात्मक रूप से पता होना चाहिए। अगर मात्रात्मक रूप से पता है तभी इस समीकरण की सत्यता की जांच कर पाएंगे हम कि ये समीकरण सत्य है या गलत है। कोई व्यक्ति कितनी दूरी तय किया एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए, कोई व्यक्ति कितना समय तय लिया है उस दूरी को तय करने में ये पता चल जाए, तो इन दोनों का भाग करके एकदम एग्जैक्ट उसका चाल पता कर लेंगे, और ये सूत्र जो है क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। और अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं चलेगी तो इधर वाला मान कुछ और आ जाएगा, इधर वाला मान कुछ और आ जाएगा, और हम फिर बोलने लगेंगे कि ये जो सूत्र है, ये जो गणितीय समीकरण है, ये क्या है, गलत है, इसकी सत्यता की जांच हो नहीं पाएगी। सत्यता की जांच करने के लिए हमको इनके एकदम एग्जैक्ट परिमाणात्मक मान हमको चाहिए। परिमाणात्मक में बोलूं तब भी आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, परिमाणात्मक बोलूं या मात्रात्मक बोलूं बात एक ही है। गुणात्मक अलग है, गुणात्मक सिर्फ देख के बता देगा ये बड़ा है छोटा है, कितना बड़ा कितना छोटा वो नहीं बताएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको टेक्निकल बात समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स में या विज्ञान में हम कई बार विभिन्न भौतिक राशियों को मिलाकर एक गणितीय समीकरण का निर्माण कर लेते हैं,
और उन गणितीय समीकरणों के सत्यता की जांच करनी है कि वो समीकरण एग्जैक्ट सही हैं या गलत, तो उसके लिए हमें एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का मापन करना पड़ेगा। एक जैसे मान लो एक वस्तु है कोई, ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने बल लगा दिया 10 न्यूटन, और 10 न्यूटन बल लगाने से इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। इसमें त्वरण आ गया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। तो एकदम एग्जैक्ट मापन कर लिए हैं हम, तभी तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 × 2 तो 10 आ गया बल के बराबर। और ये क्या हो गया, सूत्र सत्यापित हो गया कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू में त्वरण। एकदम सही सूत्र लग रहा है। अगर हम इसके द्रव्यमान को सही सही माप ही नहीं पाए, इसके त्वरण को बल लगाने से जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को सही सही माप ही नहीं पाए, तो हम किस तरीके से इन दोनों का गुणा करके इधर वाली वैल्यू को पाएंगे। और नहीं पाएंगे तो हमको फिर लगेगा कि ये जो समीकरण है, ये जो सूत्र है गणितीय, ये गलत है। इसके सत्यता की जांच तभी हो पाएगी जब आप एकदम एक्यूरेट तरीके से मापन कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। हैंड रेज करिए, हैंड रेज जबरदस्ती नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। तो और हर एक बात को मैं एकदम सूक्ष्मता से कवर करता हूं कि आपको एकदम पूरा समझ में आए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात और इसमें आप डाल सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आपका दिमाग में, आपके चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए, कॉपी में नहीं आनी चाहिए। कॉपी में तो मैं लिखवाऊंगा ही, लेकिन दिमाग में रहेगा तभी एग्जाम निकलेगा। कॉपी में केवल रहने से नहीं, कॉपी में होना चाहिए सिर्फ रिवाइज करने के लिए। रिवाइज कर लिया, दिमाग में आ गया, एग्जाम में अपने शब्दों में लिख दिया। जो हिंदी में प्रयोग कर रहा हूँ वही हिंदी भी आप प्रयोग करें, ये भी जरूरी नहीं है। तो समझो, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, अगर हमको अंतर्राष्ट्रीय रूप से व्यापार करना है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मापन की आवश्यकता पड़ेगी। और मापन भी ऐसे हमको करना पड़ेगा जो सबके लिए क्या रहे, सर्वमान्य रहे, सभी लोग उसको माने, तभी जाके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएंगे। और ये बातें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि यही चीज़ें आगे अभी विस्तार रूप लेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब कॉपी और पेन उठाइए आप लोग। अब आप लोग कष्ट करिए कॉपी पेन उठाने का और लिखिए, हेडिंग डालिए मापन की आवश्यकता। क्लास मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा ऑफलाइन बना के चलूँगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केवल देख रहे हैं या लिख रहे हैं। मैं तो लिखवा भी रहा हूँ, अब आपकी मर्जी, आप लिख रहे हैं कि नहीं। अभी बाद में लिखेंगे, आपका समय खराब होगा। मापन की आवश्यकता क्यों, क्वेश्चन मार्क, ऐसे ही आपका हेडिंग रहेगा, मापन की आवश्यकता क्यों, क्वेश्चन मार्क। और इसमें लिखना शुरू करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ। सब कुछ समझा दिया हूँ, इसी को लिखवाऊंगा मैं। तो लिखिए, मापन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मापन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मापन हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकताएं, हमारे दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझी जा सकती है। हमारे दैनिक जीवन में मापन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझी जा सकती है या समझा जा सकता है। देख लीजिएगा क्या जम रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला बिंदु लिखिए, भौतिक राशियों के परिमाणात्मक, भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए। पहला बिंदु लिखेंगे भौतिक राशियों के परिमाणात्मक, कोष्ठक में लिख लीजिए मात्रात्मक,
भौतिक राशियों के परिमाणात्मक ज्ञान के लिए, कोष्टक में मात्रात्मक भी लिख लीजिएगा, भौतिक राशियों के परिमाणात्मक, कोष्टक में मात्रात्मक ज्ञान के लिए, थोड़ा यहाँ पे नीचे व्याख्या कर लोगे। एग्जाम में भले ही नहीं लिखोगे, अपने पास समय नहीं रहेगा, इसके नीचे थोड़ी सी इसकी व्याख्या डाल दोगे, क्योंकि बाद में आपको क्लास देखनी ना पड़े बार बार, इसलिए आप एकदम मान के चलो कि यह ऑफलाइन क्लास है, इस क्लास के बाद मुझे ये क्लास मिलेगी ही नहीं, उस हिसाब से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। व्याख्या थोड़ा इसके नीचे लिख लो, हालांकि वो समझा दिया हूँ लेकिन फिर भी कॉपी में आ जाए तो अच्छा रहेगा। लिखिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी भी भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि के बारे में, हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी भी भौतिक राशि के बारे में केवल गुणात्मक ज्ञान को ही बता पाती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां किसी भी भौतिक राशि के बारे में केवल गुणात्मक ज्ञान को ही बता पाती हैं, केवल गुणात्मक ज्ञान को ही बता पाती हैं, जबकि दैनिक जीवन में भौतिक राशियों के मात्रात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है, जबकि दैनिक जीवन में भौतिक राशियों के मात्रात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये एक व्याख्या है, आप दिमाग में इसको रखिएगा। और वो बात नहीं लिखवा रहा हूँ मैं कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कई बार गलत चीज़ें भी बता देती हैं, तो वो मैंने समझा दिया, आपको PDF मिला है, वहाँ से आप उस चीज़ को पढ़ भी लेंगे, मैंने बता भी दिया है। तो पहला बिंदु खत्म, आवश्यकता में पहला बिंदु हो गया। अब दूसरे बिंदु पर आते हैं। आवश्यकता में पहला बिंदु खत्म हो गया, अब दूसरे बिंदु को लिखिए। दूसरे बिंदु में लिखिए, वस्तुओं के विनिमय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, एक साथ दोनों को लिख लो, वस्तुओं के विनिमय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, वस्तुओं के विनिमय एक्सचेंज, वस्तुओं के विनिमय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, वस्तुओं के विनिमय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। ये सब समझाऊंगा, ये सब बातें फिर से एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया। अगली बात पे आ जाइए। अगली बात में लिखो, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, मापन की आवश्यकता का अगला बिंदु लिखो, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए। अगला लिखो, भवनों के निर्माण हेतु, भवनों के निर्माण हेतु, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं या रियल इस्टेट क्षेत्र में। अब ऐसे तो कितने क्षेत्र में है, कहाँ कहाँ लिखेंगे, खगोल विज्ञान से लेकर हर जगह है, तो बस ये लिख लो, भवनों के निर्माण के लिए। अगला, जीवाश्मों के आयु के निर्धारण के लिए, जीवाश्मों के आयु के निर्धारण के लिए, जीवाश्मों के आयु के निर्धारण के लिए। अगला बिंदु लिखिए, कपड़ों की डिजाइनिंग के लिए, वस्त्रों की डिजाइनिंग के लिए, वस्त्रों की डिजाइनिंग के लिए। फिर अगला बिंदु लिखिए, अगला बिंदु लिखिए, ये वाला लिखिए, कई बार किसी भौतिक परिघटना को
जैसे ये क्या है, एक भौतिक परिघटना है, F बराबर m इंटू ए क्या है, भौतिक परिघटना है। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या है, एक भौतिक परिघटना है। तो लिखिए कई बार किसी भौतिक परिघटनाओं को, कई बार किसी भौतिक परिघटना को, कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशियों, उसमें निहित, देखिए 1 2 3 4 4 भौतिक राशियां इसमें निहित हैं, उसमें निहित भौतिक राशियों, अब 4 में बोला हूं मतलब ये अंतिम वेग, ये अंतिम और ये प्रारंभिक वेग है, तो दोनों वेग ही, लेकिन दोनों अलग अलग दशा में दिखाए गए हैं, इसलिए 4 भौतिक राशि में बोल रहा हूं। कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशियों के पदों में, उसमें निहित भौतिक राशियों के पदों में गणितीय समीकरणों के रूप में, गणितीय समीकरणों के रूप में, गणितीय समीकरणों के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अतः इन गणितीय समीकरणों के सत्यापन के लिए भी, अतः इन गणितीय समीकरणों के सत्यापन के लिए भी, अतः इन गणितीय समीकरणों के सत्यापन के लिए भी उनमें निहित भौतिक राशियों, उसमें निहित भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है, उसमें निहित भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। उसमें निहित भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। चलिए इतनी बात लिख लिए हैं सभी लोग, लिख लिए हैं तो एक बार भूपू बजाइए और समझ के साथ लिखना है, हर बात को समझा के, इसलिए आपको एकदम लगे कि मुझे ऑफलाइन क्लास में भी अगर पढ़ता मैं तो शायद इससे कम ही बात होती, इतनी बात नहीं होती। इस तरीके से क्लास चल रही है। अब आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं। मापन के बारे में हमने पढ़ लिया, मापन की आवश्यकता पढ़ लिया। एक संभावित प्रश्न लिखो यहीं पर लिखो एक संभावित प्रश्न, इसका आंसर लिख के भेजोगे तो चेक होगा। संभावित प्रश्न यहाँ पे लिखो, एक संभावित प्रश्न में लिखो कि मापन में, ऐसे लिखो, मात्रात्मक मापन की आवश्यकता क्यों है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में मात्रात्मक मापन की आवश्यकता क्यों है, हमारे दैनिक जीवन में मात्रात्मक मापन की आवश्यकता क्यों है। सीधे सीधे आप यहाँ से आंसर इसका लिख पाओगे। अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आराम से इसका आंसर लिख पाओगे आप। अभी आप इसका आंसर 5 मार्कर में लिखिएगा। इसका आंसर अभी 5 मार्कर में आप लिख के मुझे भेजेंगे। बाकी ये क्वेश्चन 200 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। 5 मार्क्स में इसका आंसर मुझे आप लिख के भेजेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने 2 बातें समझ लिया कि मापन है क्या और मापन की आवश्यकता क्यों है। 2 बातें हमने पढ़ा अभी कि मापन क्या चीज़ है। तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जाता है, या भौतिक राशियों के परिमाण को शुद्धतापूर्वक ज्ञात करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। अब वो तो आपके हिंदी पर डिपेंड करता है कि आपका माध्यम पे कितना पकड़ अच्छा है। रटना नहीं है मेरी बातों को, अपने शब्दों में उसको लिखना है। मापन की आवश्यकता क्यों है देख लिया। अब अगला अपने आप क्वेश्चन हमारे मन में उठ जाता है कि मापन करें कैसे, मापन करें कैसे। अब अगला क्वेश्चन बन जाता है
कि मापन करें कैसे। हमको ये पता चल गया कि मापन क्या है, हमको यही पता चल गया कि मापन बड़ा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, लेकिन अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि मापन हम करें कैसे। तो ध्यान रखिए, मापन कैसे करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मापन करने के लिए, लिखना भी नहीं है समझो, मापन करने के लिए, मापन करने के लिए हमें, मापन करने के लिए हमें उपयुक्त मात्रकों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त, उपर्युक्त नहीं, सुटेबल, उपयुक्त, उपयुक्त मात्रकों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त मात्रकों की आवश्यकता होती है। ये बात तो हमको अब समझ में आ गई कि मापन करना है तो क्या करना है, उपयुक्त मात्रकों की आवश्यकता होगी। अब लगे हाथों हमारे दिमाग में फिर प्रश्न उठ जा रहा है कि यार अगर मात्रक की आवश्यकता होगी तो मात्रक होता क्या है। मात्रक को हम कई नाम से बोलते हैं, एकक भी बोलते हैं, इसी को एकक न बोलकर कई बार लोग इकाई बोल देते हैं, इसी को इकाई न बोलकर कई बार लोग इंग्लिश में यूनिट बोल देते हैं। तो ये आप दिमाग में रखिएगा, ये सब एक ही नाम है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि यार मात्रक क्या चीज़ है, किस बात को मात्रक कहा जाता है। और यहाँ से हम कहानी शुरू करेंगे कि मात्रक क्या है, बट उससे पहले आप फटाफट ये बात लिखिए, हेडिंग डालिए नीचे, मापन कैसे करें क्वेश्चन मार्क, जैसे मैं बना रहा हूँ। कॉपी आपसे बात करे, कॉपी ऐसी बननी चाहिए कि टीचर के एब्सेंस में कॉपी आपसे बात करे और आप कॉपी से बात करते हुए पढ़ते रहो। नोवेल पढ़ते समय क्यों मज़ा आता है, क्योंकि उसमें 2-3 कैरेक्टर होते हैं, एक दूसरे से बात, ऐसा लगता है कि आपसे ही बात कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट आता है, आप उपन्यास पढ़ते हैं, बोर नहीं होते हैं अगर इंटरेस्ट आपको आने लगा तो। वैसे ही अगर कॉपी को भी हम बनाएं कि कॉपी हमसे बात करे, तो फिर हमें अपने मित्रों की या सिनेमा का या मीम्स का जो देखने का आदी हो गए हैं उसकी याद थोड़ी कम आएगी, आएगी लेकिन थोड़ी कम आएगी। तो मापन कैसे करें क्वेश्चन मार्क, उसके जस्ट नीचे लिखो, मापन करने के लिए, मापन करने के लिए, उसके जस्ट नीचे लिखो, मापन करने के लिए भौतिक राशियों के, मापन करने के लिए भौतिक राशियों के उपयुक्त, सुटेबल, उपयुक्त मात्रकों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कोष्टक में सुटेबल मात्रकों की आवश्यकता होती है। अब उसके जस्ट नीचे फिर एरो लगा के लिखो, मात्रक क्या है क्वेश्चन मार्क, मात्रक क्या है क्वेश्चन मार्क। इसके और भी नाम लिख लीजिएगा, एकक, इकाई, यूनिट, जो भी आपको अच्छा लगे। और हेडिंग डालेंगे इसके जस्ट नीचे कि मात्रक क्या है क्वेश्चन मार्क। हम क्वेश्चन ऐसे ही उठता रहेगा, उन क्वेश्चनों का आंसर देते देते अपना यूनिट खत्म कर लेंगे। तो मात्रक क्या है हम समझें, इसके लिए बहुत ध्यान से आप पेन कॉपी अब छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुझे देखो और सिर्फ मुझे ही सुनो। मात्रक क्या है थोड़ा ध्यान से समझो। मात्रक की परिभाषा लिखेंगे थोड़ा रुक के, पहले समझेंगे मात्रक है क्या। मात्रक का मतलब क्या है, जैसे मान लो हम लोग खुद चाहते हैं कि एक मात्रक बनाएं। मान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी जो सभ्यताएं हुआ करती थी या एकदम इनिशियल टाइम में जो लोग होते थे वो भी कुछ ऐसा काम करते ही होंगे। तो उसी काल में हम लोग पहुंच गए हैं। और आप लोगों में से शुभम राय जी क्या करते हैं, गेहूं की खेती कर लेते हैं और गेहूं उपजा लेते हैं।